हाय स्टूडेंट्स, आज शुरू करने जा रहे हैं हम सेविंग फंक्शन। लास्ट क्लास में फिनिश किया हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन। इंटरेस्टिंग टॉपिक था, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को हमने फिनिश किया। कीन्स ने बोला कि इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, बट कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मतलब कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप्स हमने पढ़ लिए विद प्रॉपर्टीज। कंजम्पशन फंक्शन से सेम मिलता जुलता आज का टॉपिक है सेविंग फंक्शन। देखो बच्चों, आप अपनी इनकम को दो भाग में डिवाइड करते हो, एक कंजम्पशन, दूसरा सेविंग। आप डिस्पोजेबल इनकम में से या तो खर्चा करते हो और बचा हुआ सेव कर लेते हो। तो कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया, कंजम्पशन का बिहेवियर मतलब कि कंजम्पशन करने की टेंडेंसी आउट ऑफ इनकम हमारी कैसी रहती है, हमने पढ़ लिया कंजम्पशन। आज पढ़ेंगे सेविंग करने की टेंडेंसी आपकी क्या होगी, मतलब कि प्रोपेंसिटी टू सेव आज हम करने जा रहे हैं कि सेविंग फंक्शन जो है वो क्या है। तो सेविंग फंक्शन में सेम एज लाइक कंजम्पशन फंक्शन की तरह पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन, उसके बाद उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन एंड देन टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव नॉट कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम पढ़ चुके हैं कंजम्पशन में, आज पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब कि सेविंग फंक्शन और उसके टाइप्स प्रॉपर्टीज के साथ। तो टॉपिक को समझना है ध्यान से, आज की क्लास में आपको दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हो। तो आज का टॉपिक मिलता जुलता टॉपिक है, आपको समझ में आती जाएंगी चीजें। अगर आपने कंजम्पशन फंक्शन की क्लास बहुत अच्छे से समझी है तो सेविंग फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने कंजम्पशन फंक्शन की क्लास नहीं समझी है तो ये टॉपिक करने से पहले आप फिर जाके वो देखो, ठीक है, उसके बाद ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं सेविंग फंक्शन। ओके, सबसे पहली बात हम आते हैं सेविंग फंक्शन के मीनिंग पे कि सेविंग फंक्शन होता क्या है बच्चों। जैसा कि हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था कि कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम या नेशनल इनकम, ऐसे ही बात करूंगा सेविंग फंक्शन की या फिर प्रोपेंसिटी टू सेव की। देखो बच्चों, हम कंजम्पशन भी इनकम में से करते हैं, हम सेव भी इनकम में से करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम कंजम्पशन भी इनकम में से करते हैं, हम सेव भी इनकम में से करते हैं। देखा जाए तो सेविंग भी इनकम का फंक्शन है। जैसे कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है वैसे सेविंग भी आपकी इनकम का फंक्शन है, क्योंकि आउट ऑफ योर इनकम यू कंज्यूम एंड रेस्ट ऑफ इज सेव्ड, मतलब कि कुछ पार्ट आप कंज्यूम करते हैं और कुछ आप सेव कर लेते हैं। तो कंजम्पशन हो या सेविंग हो, दोनों के दोनों ही आपकी इनकम के फंक्शन होते हैं। वी कैन से दैट सेविंग फंक्शन रेफर्स टू, saving function refers to the functional relationship, the functional relationship between savings and disposable income, between savings and national income भी आप यहां पर लिख सकते हो। तो सेविंग्स और इनकम के रिलेशन को हम बोलते हैं सेविंग फंक्शन। क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों कि आपका कंजम्पशन आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड है और आपकी सेविंग भी आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अर्न करते हो और कितना आप सेव करोगे। तो सेविंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम एज लाइक कंजम्पशन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, वो होता है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। एस इज सेविंग्स, Y is income and F is functional relationship। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। केन्स के लॉ को वापस याद करो कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। मान लिया इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ेगा क्योंकि आप सेव भी करना चाहते हो। अगर आप सेव कर रहे हो इट मींस सेविंग भी इनकम पे डिपेंड है, क्योंकि जितना कंजम्पशन आप करेंगे उस पे डिपेंड करता है आपकी सेविंग कितनी होगी। मतलब कि प्राइमरी फैक्टर ऑफ सेविंग इज इनकम, सेकेंडरी इज कंजम्पशन। इनकम पे डिपेंड है आपकी सेविंग और कंजम्पशन से आपकी सेविंग इफेक्ट हो सकती है। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आपकी इनकम का 80% आपने कंज्यूम कर लिया तो 20% आपने सेव किया, आपने इनकम का 90% कंज्यूम कर लिया तो 10% आपने सेव किया। तो आपकी इनकम में से आप कंजम्पशन कितना करते हो और बचाते कितना हो वो देखना है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सेविंग फंक्शन और हम सेविंग को रिलेट कर रहे हैं इनकम से। तो हम सेविंग और इनकम का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, कंजम्पशन सेविंग का नहीं। ठीक है बच्चों, तो सेविंग फंक्शन मींस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड
नेशनल इनकम। आपकी इकोनॉमी जैसे जैसे अमीर होती जाएगी, आपकी इकोनॉमी जैसे जैसे रिच होती जाएगी, तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, क्योंकि सेविंग ज्यादा होंगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे और आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो सेविंग से होती है इन्वेस्टमेंट। सेव नहीं करोगे तो इन्वेस्ट कहां से करोगे? तो आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ अपने कंजम्पशन परसेंटेज को कम करो, सेविंग परसेंटेज को बढ़ाओ। ऐसा इकोनॉमी चाहती है। ओके, तो सेविंग फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया। सेविंग फंक्शन को हम डिटेल में समझाएंगे। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो कैसे समझाएंगे? सेविंग फंक्शन का मीनिंग डालेंगे, इक्वेशन डालेंगे, हमने बता दी क्या होती है। उसके बाद आप बनाएंगे एक छोटा सा शेड्यूल जो अब तक आप बनाते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम यानी कि वाई, सेकेंड इज कंजम्पशन, क्योंकि बिना कंजम्पशन के आप सेविंग्स नहीं निकाल पाएंगे बच्चा लोग, क्योंकि सेविंग निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इनकम में से कंजम्पशन को आप माइनस कर देते हो, तो इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सेविंग। तो फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। किसका फॉर्मूला? सिर्फ सेविंग का नहीं, जितने फॉर्मूला अब तक आपको बताए आपको याद होने चाहिए। सर ये 10 क्या है? सर ये 10 क्या है? ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आपकी इनकम लो हो तब भी कंजम्पशन होगा, क्योंकि बेसिक नीड्स पे सर्वाइवल के लिए हम कंजम्पशन जरूर करेंगे। और आपकी इनकम अगर 100 से बढ़ रही है तो कंजम्पशन 100 से नहीं बढ़ेगा। ये बात मैं हर बार बोलता हूं, आपका कंजम्पशन जो बढ़ेगा वो इनकम के बढ़ने से कम बढ़ेगा। तो 90 से बढ़ा के हम चलते हैं और हम लिखते हैं 190, 280, 370 एंड 460। अब आप पढ़ने जा रहे हो सेविंग फंक्शन। तो सेविंग निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है सर y माइनस सी, आप उसको ऊपर लिखें। तो इनकम में से कंजम्पशन को घटाते हैं तो मिलता है हमें -10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा है, इसीलिए आप डिस सेविंग्स में हो सर। आप पुरानी सेविंग में से आज का कंजम्पशन कर रहे हो, इसका मतलब आप डिस सेविंग में हो, आपकी सेविंग नेगेटिव है। ये पहला स्टेज आपको दिखा दिया गया। उसके बाद आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन दोनों बराबर है। जितना आप कमा रहे थे उतना आप उड़ा रहे थे, तो आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम था और आपकी सेविंग जो थी वो थी ही नहीं। इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर देयर इज नो सेविंग्स या फिर कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। उसके बाद आपने क्या देखा? आपका कंजम्पशन हमेशा कम था, आपकी सेविंग्स जो थी वो पॉजिटिव थी और कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही थी। आप ग्रो कर रहे हैं सर। ये 3 स्टेज आपको सेविंग फंक्शन में जरूर दिखानी है और इन्हीं 3 स्टेज को हम डायग्राम में भी दिखाना चाहेंगे। तो डायग्राम में आप क्या करिएगा, डायग्राम कैसे बनाना है, क्वेश्चन ये राइज होता है। सर कंजम्पशन फंक्शन में आप क्या करते थे? कंजम्पशन फंक्शन में आप सी और वाई दो कर्व बनाते थे, लेकिन सेविंग कर्व में आप वाई और एस दो कर्व नहीं बनाएंगे। आपका काम सिर्फ सेविंग कर्व से चल जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा आपको पता लगेगा डायग्राम बनने के बाद। तो आप डायग्राम को देखते रहिए और समझते रहिए कि मैं कैसे बना रहा हूं। सबसे पहले बात हो रही है बच्चा सेविंग फंक्शन की, ना कि कंजम्पशन फंक्शन की। और सेविंग फंक्शन जो है वो इनकम का फंक्शन है, और सेविंग्स और इनकम को ही हम एक्स और वाई एक्सिस पे शो करेंगे, दर्शाएंगे। तो सेविंग इज फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, देयर इज नो नीड ऑफ कंजम्पशन हियर। तो सेविंग और इनकम दो ही चीज आप लेके चलेंगे, आपको इनकम कर्व बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं है आप देखिएगा। आप सिर्फ सेविंग कर्व बनाएं। आपकी सेविंग सबसे पहले क्या है सर? -10, मतलब कि नेगेटिव है। उसके बाद 0 है, उसके बाद 10, 20, 30, 40 लगातार बढ़ती जा रही है आपकी इनकम के साथ साथ। तो सेविंग कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बिलो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, बिकॉज आपको नेगेटिव एक्सिस से शुरू करना है। आपकी सेविंग सबसे पहले नेगेटिव थी सर, तो नेगेटिव, उसके बाद 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, जितनी भी आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी सेविंग बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले आपने दिखाया कि मेरी सेविंग जो थी वो माइनस में थी, मतलब कि माइनस में आपकी सेविंग्स हो, इसका मतलब आपका खर्चा जो हो रहा है वो पुरानी सेविंग में से हो रहा है। इसको आप नाम देंगे सर डिस सेविंग्स का। क्या नाम देंगे बच्चा? डिस सेविंग्स का। तो ये आपकी डिस सेविंग्स है। और यहां आपकी सेविंग्स है बच्चों 0, जहां पर आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर थे, उसको आप बोलते थे ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस आर पॉइंट को भी आप क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपकी सेविंग 0 है।
और जो ये गैप देख रहे हो, ये गैप आपका है -c⁻. सर अब तक तो आप बोलते थे c⁻, मैं आपको दिखाता हूं। कंजम्पशन फंक्शन में हम लिखते थे कि ये c⁻ का पोर्शन है। सर देखो बच्चों डायग्राम, ये आपका c⁻ था, लेकिन ये आपका पॉजिटिव था 10, लेकिन अब आपकी सेविंग जो है वो माइनस में है, -10। जो c⁻ है वही अब क्या होगा, -c⁻, क्योंकि उसी कंजम्पशन को आप इस सेविंग से पूरा कर रहे हो। दिस इज -c⁻ एंड दिस इज c⁻। तो आपका जो गैप होगा ओरिजिन के नीचे O से लेके S पॉइंट तक, ये आपका गैप जो होगा ये -c⁻ का होगा। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही है जो आप पुरानी सेविंग से पूरा कर रहे हैं। समझ में आया? और यहां पे आप दिखाएंगे सेविंग्स, क्योंकि आपकी इनकम अब बढ़ चुकी है, कंजम्पशन आपके कम है, सेविंग आपकी शुरू हो गई। आपको 3 स्टेज दिखाने हैं। दिस सेविंग नंबर 1, जीरो सेविंग नंबर 2, सेविंग्स नंबर 3। ये आपका बन जाएगा सेविंग फंक्शन। वेरी वेरी सिंपल। सेविंग फंक्शन जब भी एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले बताओगे आप व्हाट इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शंस क्या होता है? सेविंग फंक्शन मींस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद एस इज एफ ऑफ वाई, मतलब सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम। एस मींस सेविंग, एफ मींस फंक्शनल रिलेशनशिप एंड वाई इज इनकम। आपको केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ नहीं भूलना, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लॉ हर टॉपिक में यूज हो रहा है। आप देख रहे हो आपकी इनकम कंजम्पशन दोनों ही दिखाने पड़ते हैं आपको, कुछ भी दिखाने के लिए। तो इनकम आपकी बढ़ रही है, आपकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, पर कंजम्पशन आपकी इनकम से कम बढ़ रही है, क्योंकि केन्स ने कहा था। और सेविंग्स आप निकाल लेंगे y माइनस सी करके। उसके बाद आप 3 स्टेज दिखाएंगे, सी मोर देन वाई, सी इक्वल टू वाई, सी। ये करने के बाद आप इन तीनों स्टेज को इस प्यारे से डायग्राम में प्रस्तुत करेंगे और आपका बन जाएगा सेविंग कर्व। यहां पे कोई नीड नहीं है इनकम कर्व की। अगर मैं इनकम कर्व बनाता भी तो क्या उखाड़ देता? इनकम कर्व बनाता, कुछ रिलेशन नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं इनकम कर्व बनाऊं ही क्यों? इसलिए मैंने बोला था आपका सेविंग कर्व से काम चल जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है इनकम कर्व बनाने की। सो हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा कर्व? सेविंग कर्व। दैट्स इट। ओके, चलो इसके बाद सेविंग फंक्शन को एक्सप्लेन जरूर करेंगे। डायग्राम को एक्सप्लेन किए बिना टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं होता, वो अधूरा है, और जो अधूरा है वो किसी काम का नहीं है। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? इन द अबव डायग्राम, डायग्राम को देखते हुए इस तस्वीर को उतार दो शब्दों में। कैसे उतारेंगे? इन द अबव डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस इनकम इज शोन एंड ऑन वाई एक्सिस सेविंग इज शोन। बिल्कुल सही है सर। सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस। सेविंग कर्व शुरू हो रहा है एस पॉइंट से, वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस भी होता है एक, वाई एक्सिस नीचे वाला पोर्शन। एस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इंडिकेट नेगेटिव सेविंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मैंने बोला था आपको जितना आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा वही आपका डिस सेविंग होगा। ये आपको शो करना है। ओ से लेके एस तक के गैप में देयर इज माइनस सी बार, माइनस सी बार। आपकी इनकम जीरो है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, इसलिए आप डिस सेविंग में है। तो आपका सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, जो ये शो करता है कि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम में और सेविंग में। और आप जब आर पॉइंट को, इस आर पॉइंट को जोड़ेंगे एस पॉइंट से, तो आपको मिलेगा कौन सा कर्व? सेविंग कर्व। जो आर पॉइंट है इसको आप बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहां पे आपका कंजम्पशन इनकम बराबर होते थे और सेविंग जीरो होती थी। अगर कंजम्पशन इनकम बराबर है, वो ब्रेक इवन पॉइंट है, तो सेविंग जीरो भी ब्रेक इवन पॉइंट है। ये आपको ध्यान रखना। ये आपका सेविंग फंक्शन कंप्लीट होता है, पूरा होता है। अब सेविंग फंक्शन को हम जानते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव के नाम से। कंजम्पशन फंक्शन को हम जानते थे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से। कंजम्पशन फंक्शन में हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेविंग फंक्शन में हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव के टाइप्स। तो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या शो करती है? प्रोपेंसिटी टू सेव शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या शो करती थी? डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। वेरी वेरी सिंपल। अब सेविंग फंक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव पे। इसको समझाऊंगा मैं यहां पर नोट्स। टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। बहुत ही ध्यान से सुनना है। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप्स किए थे, वैसे ही अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू
सेव। ओके, सबसे पहला टाइप आपके पास आता है बच्चा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसा हमने किया था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वैसे ही हम आज कर रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। इट रेफर्स टू द रेशियो, it refers to the ratio of total savings, it refers to the ratio of total savings to total income। एपीसी में क्या किया था, टोटल कंजम्पशन को डिवाइड किया था टोटल इनकम से। एपीएस निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं सेविंग्स को इनकम से। मेरी बात समझना, एपीएस और एमपीएस दोनों क्या चीज है, अगला एमपीएस आएगा। एपीएस एमपीएस दोनों क्या चीज है, दोनों ही टाइप है प्रोपेंसिटी टू सेव के, जो ये शो करते हैं कि आपका सेविंग का बिहेवियर क्या रहता है आपकी इनकम को लेकर। एवरेज और मार्जिनल, फर्क क्या है दोनों में, एवरेज मतलब एवरेज है, मार्जिनल मतलब क्या है, मार्जिनल है कि आपकी इनकम में चेंज होगा तो आपकी सेविंग में भी चेंज होगा, वो कितना कितना चेंज होगा, मैग्नीट्यूड निकालो तो उसके लिए आप एमपीएस निकालते हैं। तो एमपीएस क्या शो करता है कि आप चेंज इन सेविंग को डिवाइड कर रहे हैं चेंज इन इनकम से, और देखना चाह रहे हैं कि इनकम में चेंज होता है तो मेरी सेविंग के चेंज होने की टेंडेंसी कितनी है, उस टेंडेंसी के लिए निकालते हैं आप क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कितना परसेंटेज में सेव कर लेता हूं अपनी चेंज इन इनकम में से, एवरेज बेस पे या मार्जिनल बेस पे आप निकालना चाहते हैं। तो एमपीएस क्या होता है, ये होता है सर इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। देखो बच्चों, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों टॉपिक मिलते जुलते हैं, फर्क सिर्फ है कंजम्पशन का और सेविंग का। आपको कंजम्पशन फंक्शन समझ में आ गया, आपको एपीसी समझ में आ गया, आपको एमपीसी समझ में आ गया, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। एमपीएस क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। अब सेम तरीके से जैसे में हमने पहले प्रॉपर्टीज करी थी एपीएस एपीसी एमपीसी की, वैसे ही आज हम प्रॉपर्टी करेंगे एपीएस और एमपीएस की। तो प्रॉपर्टीज के लिए आपको चाहिए बहुत सुंदर सी टेबल, और टेबल में आप क्या बनाएंगे, सबसे पहला कॉलम आपकी इनकम का, जिसे बोलेंगे हम वाई। उसके बाद बनाएंगे कंजम्पशन, क्योंकि बिना कंजम्पशन के आप सेविंग्स नहीं निकाल पाएंगे, तो सी। उसके बाद आप बनाएंगे इनकम, सॉरी सेविंग्स, सेविंग्स निकालेंगे आप इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके। उसके बाद आप निकालेंगे चेंज इन सेविंग्स, चेंज इन इनकम, एंड देन एपीएस एंड देन एमपीएस। वेरी वेरी सिंपल। अब इनकम में सेम वो टेबल जो अब तक आप चलाते आ रहे हैं, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। कंजम्पशन आप लेंगे भाई, इनकम लो है फिर भी हम कंजम्पशन करते हैं बेसिक नीड्स के लिए, तो 10, 100, 90, 90 से आप कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज, बट कंजम्पशन इंक्रीजेज एट लोअर रेट। तो ये आपका सी कर्व बन गया, सॉरी सी का शेड्यूल बन गया। अब निकालेंगे आप सेविंग। हाउ टू फाइंड आउट सेविंग, तो सर इनकम में से आप अपने खर्चे को माइनस कर दो, आप सेविंग्स निकाल पाएंगे। इनकम में से कंजम्पशन हटा दो, आप सेविंग निकाल पाएंगे। तो आपकी सेविंग जो आई वो आई -10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। अब आप देखें कि आपकी सेविंग में कितना बदलाव हुआ। आपकी सेविंग में -10 से लेके 0 के बीच में +10 इतना बदलाव हुआ, और उसके बाद 0 से 10 के बीच में फिर आपका बदलाव यानी चेंज 10 का हुआ। ऐसे करते करते हमेशा आपका चेंज 10 का ही हो रहा है, और आपकी इनकम में आपको पता है आपका 100 का चेंज हो रहा है, तो आप 100 यानी 100 आप यहां लिखते जाएं। अब आप चाहेंगे कि हम एपीएस निकालें सर, क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं हो पाएंगी अगर एपीएस की वैल्यूज नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आपको एपीएस निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है S अपॉन वाई। एमपीएस का फॉर्मूला आपके सामने होता है चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई। तो आप ध्यान रखें, इन चीजों को बहुत अच्छे से तसल्ली से दिमाग लगा के और फोकस करके करना होता है।
तो एपीएस कैसे निकालते हैं? एस अपॉन वाई। एपीएस निकालेंगे सर -10, जो आपकी सेविंग्स है वो कितनी है? -10। इनकम कितनी है? 0। सर 10 को आप 0 से डिवाइड करते हो, नॉट डिफाइंड आता है, पर ये -10 है, तो आप लिखोगे -इंफिनिटी। क्या लिखोगे? -इंफिनिटी। ओके। उसके बाद आपकी जो सेविंग्स है बच्चा लोग, आपकी सेविंग है 0, तो 0 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास आएगा 0। करेक्ट है बॉस? उसके बाद डिवाइड करेंगे आप 10 को 200 से, तो कितना आता है सर? 10 डिवाइड बाय 200 आपके पास आता है सर 0.05। आप वैल्यूज हमेशा सही लिखें, तो कितना है आपके पास? 0.05। ओके। उसके बाद डिवाइड करना है 20 को किससे? 300 से। 20 को 300 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 20/300, सॉरी 20 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल्स टू 0.066। ओके, 0.066। देन आप डिवाइड करेंगे 30 को 400 से। 30 को 400 से करते हैं सर डिवाइड। 30 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल्स टू 0.075। ओके, 0.075 करेक्ट है। उसके बाद 40 को डिवाइड करते हैं आप 500 से, तो क्या आता है सर? 40 डिवाइड बाय 500 you'll get 0.08। ओके, 0.08। ये आपका एपीएस निकल के आ गया सर। आपको सारी वैल्यूज अच्छे से सही तरीके से निकालनी है, ताकि आपका प्रॉपर्टी जो है एपीएस की वो रॉन्ग ना हो। तो आप क्या देख रहे हो? आपके पास एपीएस आ गया माइनस नॉट डिफाइंड, जो भी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, कितने भी आ सकते हैं, इसका मतलब ये। फिर 0 हो सकता है एपीएस, 0.5, 0.06, 0.07, 0.08, ये वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है। एमपीएस कैसे निकालते हैं? चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, मतलब कि 10/100 हर बार, तो आपका आएगा सर 0.1, 0.1 अगेन 0.1 अगेन 0.1 एंड अगेन 0.1। एपीएस एमपीएस में निकाल चुका हूं। अब मैं बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से प्रॉपर्टीज को आपके सामने रख सकता हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपीएस शुरू कर रहे हैं। 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एज लाइक एपीसी, एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आपकी सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है एट लो लेवल ऑफ इनकम। जब आपकी इनकम लो हो, कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो और सेविंग आपकी नेगेटिव चली जाए, तो उस वक्त आपका एपीएस नेगेटिव आ सकता है। ये रीजन है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एपीएस कैन बी नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद एपीएस कैन बी जीरो। ऑब्वियस यस, एपीसी कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, बट एपीएस कैन बी जीरो बिकॉज सेविंग कैन बी जीरो एट द लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। तो सेविंग अगर जीरो हो सकती है, तो एपीएस भी जीरो आ सकता है, इसमें कोई दो राही बात नहीं है। उसके बाद एपीएस कैन नॉट बी वन और मोर देन वन, ये बात आपको भूलनी नहीं है। एपीएस वन और मोर देन वन कभी भी नहीं होगा। एपीएस कैन नॉट बी इक्वल टू वन और कैन नॉट बी मोर देन वन। क्योंकि क्योंकि सर आपकी सेविंग्स कभी भी इनकम के बराबर नहीं हो सकती। आपने आज 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए जोड़ दिए, कुछ खर्च ही नहीं किया भैया, कुछ खाया नहीं पूरे महीने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपकी सेविंग्स इनकम के बराबर या आपकी सेविंग्स इनकम से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। इसलिए आपका एपीएस ना कभी 1 आएगा, ना कभी 1 से ज्यादा आएगा। सर आपको याद समझ में नहीं आ रहा, तो फॉर्मूला देखो ना। फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन वाई होता है। आप सोचो, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका एपीएस 1 कब आएगा? जितनी सेविंग उतनी इनकम। अब सोचो, क्या ये पॉसिबल है? जितनी कमाई उतनी ही सेविंग? नो। इसलिए एपीएस कैन नॉट बी 1। क्या ये पॉसिबल है? जितनी कमाई उससे ज्यादा सेविंग? नो। इसलिए एपीएस कैन नॉट बी 1, कैन नॉट बी मोर देन 1। इट इज ऑलवेज लेस देन 1। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। और एक और प्रॉपर्टी, एपीएस राइज विद राइज इन इनकम। इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका एपीएस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपकी सेविंग्स बढ़ती चली जा रही है। आपकी सेविंग्स बढ़ती जा रही है, 10, 20, 30, 40। एज एन इकोनॉमी बिकम रिचर, एपीएस टेंड्स टू राइज, क्योंकि आपकी सेविंग बढ़ती जाती है।
पहले माइनस में था, फिर 0 आया, फिर 0.5, 0.06, 0.07, ऐसे करते करते आपका एपीएस बढ़ रहा है। इन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं नोट्स में। तो नोट्स में क्या लिखा है एपीएस की प्रॉपर्टीज में? एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1 और इक्वल्स टू 1, क्योंकि आपकी सेविंग ना इनकम के बराबर ना इनकम से ज्यादा हो सकती है। उसके बाद एपीएस कैन बी जीरो बिकॉज सेविंग्स कैन बी जीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, क्योंकि आपकी सेविंग्स जब आपकी कंजम्पशन जो होगी इनकम से ज्यादा होगी तो आपकी सेविंग्स नेगेटिव आएंगी या जीरो भी आ सकती है। तो एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है एपीएस राइज विद राइज इन इनकम, क्योंकि आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही होगी। ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, समझ में आपको यूं ही आ गई होंगी। ठीक है, नहीं आई तो आप रिवाइंड करो क्लास को, देखो समझ में आएगा, 2-3 बार सुनो क्लास को। उसके बाद मैंने आपको याद हो आपको तो लास्ट क्लास में कहा था इस चैप्टर का सबसे फोकस करने वाला टॉपिक जो है ना वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीसी। अगर आपको वो समझ में आ गई थी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी। अगर वो समझ में नहीं आई थी तो उसको दोबारा समझो, फिर ये समझना प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस। मेरी बात समझना बच्चों, एमपीएस मैं इसको समझाना चाहूंगा आराम से अच्छे से लिख कर, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस, प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस। सर एमपीएस की 3 प्रॉपर्टी है एज लाइक एमपीसी, आपको ध्यान से सुननी है। एमपीएस की पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ एमपीएस, द वैल्यू ऑफ एमपीएस लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1। ना ही 0 होगी ना ही 1 होगी। एमपीएस कभी भी 1 भी नहीं होगा, एमपीएस कभी भी 0 नहीं होगा। समझा दूं सर एक बार, समझो, ध्यान से समझो बच्चों। मैंने कहा था इन प्रॉपर्टीज के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है फॉर्मूला। एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ओके, तो एमपीएस 1 कब आएगा? एमपीएस 1 तब आएगा सर जब चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहां भी 100 यहां भी 100, एक आ जाएगा सर। पर जितनी इनकम में इंक्रीज हुआ है उतना ही सेविंग में इंक्रीज हो, ये बात समझ में नहीं आती सर। अगर इनकम में चेंज सेविंग के चेंज के बराबर है तो क्या कंजम्पशन में चेंज ही नहीं हुआ? ये तो पॉसिबल नहीं है सर, सारी बात ही गलत आ रही है। तो आपकी इनकम का चेंज आपकी सेविंग के चेंज के बराबर नहीं हो सकता, या मैं बोलता हूं कि आपका जो कंजम्पशन है कंजम्पशन का जो चेंज है वो 0 नहीं हो सकता। इसलिए एमपीएस जो है वो 1 नहीं आ सकता। सिंपल भाषा में बोलूं तो एमपीएस कैन नॉट बी 1 बिकॉज चेंज इन सेविंग्स कैन नॉट बी इक्वल टू चेंज इन इनकम। या मैं बोल सकता हूं कि आपकी जितनी इनकम इंक्रीज हुई है, जितनी भी इनकम आपकी एडिशनल हुई है, वो सारी की सारी इनकम सेव नहीं हो सकती, इसलिए आपका एमपीएस 1 नहीं हो सकता। सिंपल सी बात। अब बात करता हूं 0 की। आपका एमपीएस 0 कब आएगा फॉर्मूले के हिसाब से? जब आपका चेंज इन सेविंग 0 हो। और चेंजिंग सेविंग 0 तब होता है जब इनकम का चेंज और कंजम्पशन का चेंज बराबर हो, क्योंकि y में से c माइनस करते हो तो ऐसा आता है। इनकम का चेंज और कंजम्पशन का चेंज दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कीन्स भैया ने बोला था कि जितनी इनकम चेंज होगी उतना ही कंजम्पशन चेंज नहीं होगा। कंजम्पशन का चेंज इनकम के चेंज से कम होगा भाई, इसलिए आपका एमपीएस 0 नहीं आ सकता। ये प्रॉपर्टी है। तो एमपीएस ना 1 आ सकता है ना 0। रीजन फिर से सुन लो। एमपीएस कैन नॉट बी 1 बिकॉज होल एडिशनल इनकम कैन नॉट बी सेव्ड। MPS cannot be 0 because whole additional income cannot be consumed. So MPS cannot be 0. ये प्रॉपर्टीज थी किसकी? MPS की पहली प्रॉपर्टी। MPS की दूसरी प्रॉपर्टी आती है सर बहुत सिंपल, MPS ऑफ रिच जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा MPS ऑफ पुअर से, क्योंकि पुअर लोग
सेव ज्यादा नहीं कर पाएंगे अपनी इंक्रीज इनकम का। जो इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है हर वक्त, उसका मेजर परसेंटेज पुअर का कहां जाता है? बोलो कहां जाता है? कंजम्पशन में जाता है, सेविंग में नहीं जाता। लेकिन रिच लोगों का जो इंक्रीमेंटल इनकम है, उसका कुछ परसेंटेज जो सेविंग करते हैं, वो ज्यादा करते हैं कम करते हैं? सर, रिच लोगों की इनकम का, चेंज इन इनकम का ज्यादा परसेंटेज सेविंग में जाता है, इसलिए उनका एमपीएस ज्यादा होता है। इसको मैं समझा सकता हूं, लैंग्वेज बता सकता हूं क्या लिखनी है, सुनना ध्यान से। एमपीएस ऑफ पुअर इज लेस देन एमपीएस ऑफ रिच। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, हमने एमपीसी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद दिलाता हूं। एमपीसी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच। अब मैं लिख रहा हूं एमपीएस ऑफ पुअर is less than MPS of rich. क्योंकि because poor people spend a greater percentage of their increased income on consumption. जब poor लोग greater percentage of increased income consumption पे खर्च कर रहे हैं, मतलब सेविंग पे कम कर रहे हैं ना, इसलिए poor का MPS कम होगा और रिच का MPS ज्यादा होगा। सर, रिच की टेंडेंसी टू सेव आउट ऑफ इंक्रीज इनकम इज मच हायर देन दैट ऑफ पुअर। पुअर का मेजर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इनकम कंजम्पशन पे खर्च होता है, सेविंग पे नहीं जाता। लेकिन रिच का जो मेजर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इनकम है, वो सेविंग में जाता है, इसलिए उसका एमपीएस ज्यादा होता है। किसका? रिच का। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको? थर्ड प्रॉपर्टी और बन सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड ऑन कर लेंगे। वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एमपीएस राइज विद राइज इन इनकम। जैसे जैसे इकोनॉमी रिच होगी, वैसे वैसे इकोनॉमी की इंक्रीमेंट इनकम का मेजर परसेंटेज सेविंग में जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी रिच हो रही है तो सेविंग बढ़ेंगी, और सेविंग बढ़ेंगी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, टेंडेंसी टू सेव विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो एमपीएस बढ़ता है विद राइज इन इनकम, आपको याद रखना है। उसके बाद डिफरेंस है सर एपीएस का और एमपीएस का, बहुत सिंपल है। पहले मीनिंग है, फिर वैल्यू, देन जीरो। एपीएस कैन बी लेस देन जीरो वेयर देयर आर डिससेविंग्स, लेकिन एमपीएस कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी वन। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला उसके बाद है एमपीएस का और एपीएस का, आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया सेविंग प्रोपेंसिटी या टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव भी आपने कर लिया। अब मैंने एक चीज छोड़ दी है, जो है डायग्राम। किसका? एपीएस का और एमपीएस का। आपको डायग्राम को बहुत ध्यान से सुनना है। कैसे बनता है डायग्राम? जैसे हमने बनाया था ना एपीसी एमपीसी का, वैसे ही बनाएंगे डायग्राम एपीएस का और एमपीएस का। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं यहां पर कुछ थोड़ी सी कलाकारी करूंगा। आपको ध्यान देना है कि मैं कैसे बना रहा हूं, और आपको बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है कि डायग्राम कैसे बनता है। देखो बच्चों, एपीएस और एमपीएस का डायग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सेविंग कर्व चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर आपके पास सेविंग कर्व है तो आप आराम से एपीएस एमपीएस ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको यहां देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बनाते हैं सर एपीएस को। एक्स एक्सिस पे आप लेके चलेंगे इनकम, और वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे सेविंग्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एपीसी के डायग्राम के लिए आपको कंजम्पशन कर्व चाहिए, वैसा ही बोल रहा हूं आज एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए आपको सेविंग का कर्व चाहिए। और सेविंग कर्व हमेशा शुरू होता है बिलो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपको सेविंग कर्व इस तरह बनाना है। ये आपका कौन सा कर्व हो जाएगा? सेविंग कर्व। सो सिंपल इज दैट। सेविंग कर्व बनाने के बाद आप क्या करेंगे? ये आपका आर पॉइंट है, जहां पे आपकी सेविंग जो है वो जीरो है, जिसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपका जो डिस्टेंस है, ये आपका माइनस सी बार का है, ओ से लेके एस तक। ठीक है, ये आपकी सेविंग्स होती हैं, और उससे ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो है आपकी ये डिस सेविंग्स होती है। ये आपको अच्छे से पता है, ये सेविंग फंक्शन में किया है हमने। अब एपीएस के लिए क्या करेंगे? आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि एपीएस का फॉर्मूला होता है सर एस अपॉन वाई। तो आपके पास एस भी होना चाहिए और वाई भी होना चाहिए। वाई आपके सामने ये रहा, ओ से लेकर वाई तक। एस आपके सामने है सर, एस वन मैंने ले लिया, ओ से लेके एस वन तक आपकी सेविंग हो रही है, और ओ से लेके वाई तक आपकी इनकम है। तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आप निकालेंगे एपीएस। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस अपॉन वाई। सेविंग की वैल्यू कितनी है? ओ से लेके एस वन तक लिख दी। इनकम की वैल्यू कितनी है? ओ से लेके वाई तक लिख दी। एपीएस आपका आ गया पॉइंट ए पे इस तरह से। ये आपका एपीएस का डायग्राम बन गया। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया।
बोलो आया कि नहीं। अब एमपीएस बनाएंगे, उसमें भी आपको क्या चाहिए, अगर एपीएस नहीं है एमपीएस देखो समझ में आएगा, इनकम और वाई पे सेविंग्स। ओके, उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए आपको फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। और चेंज इन सेविंग के लिए एटलीस्ट 2 सेविंग मुझे चाहिए, मुझे चेंज निकालना है तो 2 लेवल चाहिए। और चेंज इन इनकम के लिए भी मुझे 2 लेवल चाहिए, पहली इनकम और दूसरी इनकम। तो सेविंग कर्व जब बनाऊंगा तो एटलीस्ट 2 कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए। ये मैंने पहला कॉम्बिनेशन लिया किसका, सेविंग का, S1 और Y1। ये मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन लिया सेविंग का और इनकम का, S2 और Y2। आपको यहां तक समझ में आना चाहिए मैंने 2 कॉम्बिनेशन क्यों लिए, क्योंकि मुझे एमपीएस निकालना है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। भैया चेंज कब निकाल पाओगे, जब तक 2 कॉम्बिनेशन नहीं है, आप चेंज कैसे निकालोगे। अब आपको दिख रहा होगा ये चेंज है, किसका चेंज है, सेविंग का, ये किसका चेंज है, इनकम का। यहां पर कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा होगा एपीएस के डायग्राम में। तो आप एमपीएस निकाल पाएंगे बी पॉइंट पे, ना कि ए पॉइंट पे, क्योंकि बी पॉइंट तक चेंज हुआ है सेविंग में और इनकम में। तो चेंज इन एस पॉइंट चेंज वाई आप कर देंगे। आपका सेविंग में चेंज कितना है सर, आपका सेविंग में चेंज है S1 से लेके S2 तक, S1 से लेके S2 तक। इनकम में चेंज है Y1 से लेके Y2 तक। ये आपका एमपीएस है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, 2 कॉम्बिनेशन। ये आपका इनकम का चेंज है और ये आपका सेविंग का चेंज है। इसे बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। हाउ टू फाइंड आउट, एमपीएस के थ्रू, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। ये स्लोप का एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा एरिया स्लोप का है। तो एपीएस और एमपीएस का डायग्राम इस तरह आपको बनाना है बच्चों, बहुत सिंपल है, मुश्किल बात इसमें कुछ भी नहीं लगेगी आपको। दिस इज द सेविंग फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एपीएस एमपीएस हमने कर ली है। एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा कि एपीएस जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो टेबल के बिना समझ में नहीं आती सर, टेबल ध्यान से देखो, आपके टेबल में आपको दिख रहा है कि एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है जब आपका कंजम्पशन ज्यादा हो आपकी इनकम से, तो आपकी सेविंग क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, तो आपका एपीएस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपका एपीएस 0 हो सकता है एट द लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपकी कंजम्पशन इनकम बराबर होती है। तो एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस कैन बी 0। उसके बाद एपीएस बढ़ता है, प्रॉपर्टी बन सकती है क्योंकि सेविंग बढ़ी है लगातार। एपीएस कभी भी 1 नहीं होगा, ना 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी सेविंग्स आपकी इनकम के बराबर नहीं हो सकती। कंजम्पशन हो सकता है इनकम के बराबर, इसलिए एपीसी 1 आया था। एपीएस 1 नहीं आएगा, ना 1 से बड़ा आएगा। एपीएस की प्रॉपर्टी है, एमपीएस की प्रॉपर्टी सेम है एमपीसी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ना 0 ना 1। रिच का एमपीएस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पुअर से, लेकिन रिच का एमपीसी कम होगा एज कंपेयर टू पुअर से। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिच लोग जो है मेजर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इनकम सेविंग में खर्च, सेविंग में स्पेंड लगाते हैं, तभी उनका एमपीएस ज्यादा होता है और पुअर का एमपीसी ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रहे रीजन के साथ। तो सेविंग फंक्शन कंप्लीट होता है और कंजम्पशन फंक्शन लास्ट क्लास में हो गया था आपका। तो अब नोट्स पे आते हैं, डिफरेंस भी आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। उसके बाद क्या आएगा दिखाता हूं आपको। उसके बाद आपका एक टॉपिक आएगा, ऐसा टॉपिक जो कभी भी ऐसा नहीं होता एग्जाम में आना। ये टॉपिक एग्जाम में आने के 200% चांस होते हैं, डेरिवेट सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, या फिर डेरिवेट कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। आपने कंजम्पशन फंक्शन भी कर लिया, आपने सेविंग फंक्शन भी कर लिया, तो आपस में दोनों को इंटरलेट कर सकते हो ना। तो ये टॉपिक तब होता है जब बच्चों को कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों टिप्स पे हो चुके होते हैं, उसके बिना ये टॉपिक नहीं होता बॉस। तो डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, ये पॉसिबल तब है जब वो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों बिल्कुल टिप्स पे समझ में आ जाए, क्लियर हो, तो ये टॉपिक समझ में आपको आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अब यही टॉपिक को शुरू करेंगे। अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन क्लियर है, सेविंग फंक्शन क्लियर है, तो हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। बट मैं क्या सोच रहा हूं, कुछ चल रहा है मेरे माइंड में कि पहले आपको टाइम दे दिया जाए कि बच्चों कर लो, जल्दबाजी कोई नहीं है, कि बच्चों सेविंग फंक्शन कंप्लीट कर लो, डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि
टॉपिक जो अब आएगा ये वाला, जो बोर्ड में हमेशा आता है, तो टॉपिक ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, उसको छोड़ना नहीं है। तो आपको एक काम देता हूं, उस काम को कर लिया तो ये टॉपिक एक बार में समझ में आएगा और बोर्ड में आना भी है। इसलिए क्या करो, आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, कंजम्पशन फंक्शन के कर्व जो भी डायग्राम टेबल है उसे प्रैक्टिस करो, गलती ना हो, बिना देखे करो, एक बार देखो, बुक्स बंद करो, नोट्स बंद करो, फिर बनाकर देखो, फिर सेविंग कर्व में सेम करो। दोनों कर्व में जब तक गलती खत्म ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद टॉपिक करेंगे। तो आज हम सेविंग फंक्शन पे खत्म करते हैं क्लास को। छोटी क्लास है कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक समझ में तभी आएगा जब आपको ये सब कुछ टिप्स पे क्लियर होगा। ओके, चलो आज इतना ही करते हैं सेविंग फंक्शन तक। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, या फिर हम बोल सकते हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन को कैसे डिराइव करें कंजम्पशन फंक्शन, 4 मार्क्स का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज इतना ही करेंगे, थैंक यू सो मच, बाय।